हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी लॉजिकल, आपका जो रीजनिंग है उससे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम से बच्चे कह भी रहे थे कि मैम लॉजिकल रीजनिंग करा दीजिए, इंडियन लॉजिक करा दीजिए। तो यहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। लास्ट में एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाओ। सब एक बार बता दो कि प्रॉपर आप लोगों को विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी देखो जरा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा यदु? फटाफट बताओ, मेरी वॉइस आ रही है? राधे राधे अर्चना, पारुल, प्रीति, सोनम, दीपिका, मौर्य, राधे राधे हरीश। सबको मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? एक मिनट होल्ड करो जरा। अभी देखना प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, कंफर्म करो, देन फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आवाज क्लियर हो गई? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग धीरज, आशु, अतुल, आवाज क्लियर? चलो वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। वीडियो क्लियर नहीं है दिवित, एक बार ही रिफ्रेश कर लो बेटा। राधे कृष्णा श्वेता, भारती अच्छी हूँ बेटा, ठीक है गीता। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट है कोई जरा एक बार डेट मुझे कंफर्म कर दो। डेट मुझे जरा कंफर्म कर दो, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है कि एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। डबल वॉइस आ रही है, बड़ा पंगा है आज तो। फिर एक बारी अभी देखो, डेली लाइफ हैक, अभी वॉइस प्रॉपर आ रही है? चलो, कब से एग्जाम स्टार्ट है? 13 जून से। 13 जून से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। कितना टाइम रह गया? आज हो गई है 20 मई। कितना टाइम रह गया भाई, जल्दी से बताना। टाइम कम है। अभी वॉइस आ रही होगी प्रॉपर। टाइम कम है और ज्यादा तैयारी करनी है हमें। तो क्या करना है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम से। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है ना। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? आपके वेन डायग्राम भी आते हैं, आपकी इंडियन लॉजिक भी आती है, आपका प्रमाण भी आता है, आपका हेत्वाभास भी आता है। एवरीथिंग किस में आता है? तर्क में। डेट ऑलरेडी आ चुकी है, 13 से 22 जून के बीच में आपका एग्जाम है। और ये जो टॉपिक है, यहां से आपके ये जो अब हम यूनिट आपको कराने जा रहे हैं, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। कंफर्म मतलब कंफर्म, ठीक है। इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जल्दी से देखिए वेन डायग्राम के बारे में। वेन आरेख सेट के बीच और बीच के संबंधों का एक उदाहरण होता है। वेन डायग्राम इज एन इलिस्ट्रेशन of the relationship between and among set group of object that share something in common. वेन डायग्राम, वेन आरेख वस्तु के दो या दो से अधिक सेटों के बीच तार्किक संबंधों को दर्शाने के लिए अतिव्यापी हलकों या अन्य आकृतियों का उपयोग करता है। मेनली क्या करते हैं हम, जब हम किसी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या हम उसको डायग्राम के थ्रू उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम में उसको हम लोग काउंट करते हैं। वेन डायग्राम आरेख बना करके, आप लोगों ने देखा होगा कुछ सर्कल बनते हैं, सर्कल के थ्रू हम लोग इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। चीजों को ग्राफिक रूप में व्यवस्थित करना, हाईलाइट करने के लिए इन चीजों का काम होता है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का भी यूज होता है इसमें, वेन डायग्राम का भी यूज होता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये दोनों ही चीजें आती हैं, ठीक है। सर्कल्स होते हैं ओवरलैपिंग सर्कल्स, जैसे कि पहले एक बार देख लीजिए लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका जो है सिलेबस है वो क्या है। करेक्शन विंडो भी जल्दी ओपन होगी बेटा। यहां पे देखिए एक बार लॉजिकल रीजनिंग,
में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी? स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मूड, फिगर, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, यूज ऑफ लैंग्वेज, कोनोटेशन, डिनोटेशन, क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजी, वेन डायग्राम जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसके साथ ही हम लोग और भी पढ़ेंगे किसके बारे में? फिलोसॉफी के बारे में, न्याय शास्त्र के बारे में, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, ये सारी ही चीजें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी एक हफ्ते में, एक हफ्ते क्या 3-4 दिन में ही इस टॉपिक को मैं फिनिश करने वाली हूँ। 3-4 दिन के अंदर ही ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग में। चलो पहले बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे हमें समझ में नहीं आता, ये तो चीजें कहीं पर भी लिखी मिल जाएंगी, बट कैसे समझ में आएगा कि वेन डायग्राम को हमें कैसे पता करना है? वेन डायग्राम तर्कों की वैधता का परीक्षण करता है, किसके द्वारा? आरेखों के द्वारा। The main aim of Venn diagram is to test the validity of argument through the relation between premises and conclusion by diagram. स्क्रीन बड़ी नहीं लग रही है? फुल पे है, फुल पे मैंने फुल पे किया हुआ है। हाँ, वो सारे मैं करवाऊंगी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन। अभी पहले मान लो वेन डायग्राम आ गया, हमें किसी चीज को प्रूफ करना है, तो इस तरीके के सर्कल बना के हमें प्रूफ करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको वेल और फिश का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वेल क्या करती है, फिश क्या करती है, या कहाँ रहती है, ठीक है। और उसके आधार पे यहाँ पे आप देख रहे हो एक हाईलाइटेड यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है जो कि है लिव इन द ओशन। दोनों में कौन सी कॉमन चीज है? दोनों में कौन सी कॉमन चीज है? 2 सर्कल बनाए, एक वेल का बनाया, एक फिश का बनाया। वो लोग कैसे अपने बच्चों का जन्म देते हैं? कहाँ पे जो है सांस लेते हैं? ब्रेथ अबव वाटर। वेल होती है, सांस कहाँ लेती है? वाटर के बाहर। फिश अंडर वाटर यानी पानी के अंदर। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही पानी में रहते हैं, लिव इन द ओशन। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने वेन डायग्राम का एग्जांपल आता है, एक डॉग, काऊ और हॉर्स। क्या होता है? डॉग, काऊ और हॉर्स, ये डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है। कुत्ता, गाय, घोड़ा, इनका अगर आरेख बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, अलग अलग। कैसे बनाएंगे? ये तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। जितनी भी क्वेरी है रिंकी, अभी मैं क्लास के एंड में सब सॉल्व कर दूंगी बेटा। अभी थोड़ा सा क्लास पे सब लोग फोकस करो। काऊ, डॉग, हॉर्स। लेकिन अगर इनको बोला जाता कि डॉग, काऊ, हॉर्स ये सब क्या है? एनिमल, तो कैसा डायग्राम बनता? तो कैसा डायग्राम बनता? अगर हम अभी इन्होंने बोला कुत्ता, गाय, घोड़ा, तीनों अलग अलग प्रजाति के हैं इसलिए अलग अलग सर्कल बना। बट अगर कहा जाता कि हॉर्स, जितने भी एनिमल हैं या जितने भी हॉर्स हैं वो एक एनिमल है, तो हम क्या करते? हॉर्स को बनाते, क्योंकि सारे हॉर्स क्या है? एनिमल। तो हम इसको एनिमल के अंदर यानी एनिमल के सर्कल के अंदर इसको डाल देते, क्योंकि जानवर भाई हॉर्स भी है, काऊ भी है, डॉग भी है। तो सिमिलर क्या है इसमें? एनिमल। इसमें सिमिलर क्या है? एनिमल सिमिलर है, ठीक है। बाकी अगर हम अलग अलग ग्रुप को शो करने की कोशिश करेंगे तो डॉग, काऊ, हॉर्स। अगर आपसे कहा जाए, एक तरफ लिखा जाए मेल, एक तरफ लिखा जाए फीमेल, एक तरफ लिखा जाए चाइल्ड, ठीक है। एक तरफ क्या लिखा जाए? एक तरफ लिखा जाए चाइल्ड। तो ये तीनों ही अलग अलग चीजें हो गई। लेकिन अगर ह्यूमन लिख दिया जाए तो ये कॉमन फैक्टर होता है, और वेन डायग्राम से हम इसी कॉमन फैक्टर को जोड़ते हैं, सर्कल बनाते हैं, मिलाते हैं। अगर हमें सर्कल बनाना होगा तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ह्यूमन के अंतर्गत आती हैं। अदरवाइज ये तीनों अलग अलग ग्रुप में आएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखिए,
जैसे लिखा है इकाई 10 एकड़, सॉरी इकाई 10 सैकड़ा, हिंदी में क्या होता है यूनिट 10 100, ये सब चीजें किसके हैं भाई, यूनिट 10 नंबर आपकी मैथ से आपसे जुड़े हुए हैं। यूनिट किसके अंतर्गत आता है, 10 के अंतर्गत आता है। उससे बड़ा क्या होता है 100, 100 के बाद अगर हम बात करें ये सारे काउंटिंग के हैं, ठीक है, ये क्या चीज है काउंटिंग के हैं। तो हमें ये पता है ये तीनों अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसी के थ्रू काउंट करते हैं। पहले हम सोचते हैं क्या यूनिट, फिर हम देखते हैं 10, फिर हम देखते हैं 100, फिर हम देखते हैं 1000, फिर हम देखते हैं लैख। ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, दैट इज वाई ये एक सर्कल में समाये हुए हैं, ठीक है। अगर बोल दिया जाए नंबर सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा नंबर सिस्टम, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लेकिन नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीजें आ जाती हैं, तब एक डायग्राम बनेगा जिसमें ये सारी चीजों को हम कवर कर देंगे। ये सारे क्या है नंबर सिस्टम, इसीलिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। एक तरीके का ये वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक तरफ लिखा है पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। भाई स्टेशनरी के अंतर्गत ही आती है पेन भी और पेंसिल भी। रबड़ होता तो रबड़ भी लिखते, स्केल होता तो स्केल भी लिखते। तो यहाँ कॉमन फैक्टर कौन सा है स्टेशनरी। स्टेशनरी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं आपको पता है, पेन आ गया तो आपने पेन का सर्कल बना दिया, पेंसिल आती है तो पेंसिल का सर्कल बना दिया। लेकिन इन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा है कि पेन और पेंसिल एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए इसके और इसके सर्कल के बीच में गैप है। ये दोनों चीजें किसके अंदर कंसीडर की जाती हैं स्टेशनरी के, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस बीच में है, कॉमन फैक्टर बीच में है। वेन डायग्राम अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए अगर मैं कोई अभी चलिए और थोड़ा एग्जांपल दिखा देते हैं फिर पूछते हैं आपसे। अब जैसे हैं महिलाएं, महिलाएं बहनें भी हो सकती हैं, महिलाएं माताएं भी हो सकती हैं। कौन विमेन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमन, ह्यूमन क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं मैन भी हो सकती हैं, वो विमेन भी हो सकती हैं, वो आपकी चाइल्ड भी हो सकती हैं। सेम यही चीज है, हमने एक कैटेगरी पकड़ी और वो कैटेगरी कौन सी है विमेन की, ठीक है। उस कॉमन फैक्टर को लिखा, भाई महिलाएं हो सकती हैं, माताएं भी बहनें भी, और जो माताएं होती हैं वो बहनें होती हैं या नहीं, यह जो बहनें होती हैं वो माताएं होती हैं या नहीं, बिल्कुल होती हैं। इसीलिए ये सर्कल बीच में जुड़ गया। जो भी कनेक्टेड होंगे, जो भी कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, वो आपस में इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। ये फैक्टर ही आपको वेन डायग्राम से साबित करना है। वेन डायग्राम कहता है आप अपने लॉजिक को, आप अपने तर्क को प्रूफ करिए। देन हम प्रूफ कैसे करेंगे कि विमेन्स हैं, महिलाएं हैं, जो कि सिस्टर भी है मदर भी है, उसमें से कुछ सिस्टर हो सकती है, छोटा सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल किसका है विमेन का, वो मदर्स भी हो सकती हैं, और जो सिस्टर है वो मदर भी हो सकती है, और जो मदर है वो सिस्टर भी हो सकती है। दैट इज वाई इन दोनों के सर्कल के बीच में जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा हुआ नहीं है इसका मतलब है वो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। पेन पेंसिल नहीं हो सकता इसीलिए, या पेंसिल पेन नहीं हो सकते इसलिए इन दोनों के बीच में गैप है। ये है आपका वेन डायग्राम जो संबंधों को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। मान लीजिए छात्र हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट ले लिया हमने, वो लड़के भी हो सकते हैं, वो लड़कियां भी हो सकती हैं। दो आइटम किसी तीसरे आइटम से कुछ हद तक संबंधित है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, और पहले दो आइटम पूरी तरह से अलग है। बॉय लड़की नहीं हो सकता, लड़की बॉय नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, ठीक है। ये है संबंध बताता है, बस जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको उसी चीज को ही जो है शो करना है अपने डायग्राम के द्वारा। डायग्राम का मतलब है सर्कल के द्वारा। लड़के छात्र एथलेटिक्स,
बिल्कुल रिंकी, लास्ट में जरूर बताऊंगी, ठीक है। अब बॉय है, स्टूडेंट है एथलेटिक्स। अब ये कोई मुझे बताओ, ये तीनों सर्कल अलग अलग भी बने हैं, एक दूसरे से अटैच भी हैं, क्यों? अब आपकी बारी। मान लीजिए अब आपके सामने उन्होंने बोला एक ऐसा वेन डायग्राम बनाइए जिसमें बॉय भी है, स्टूडेंट भी है, एथलेटिक्स भी है, लेकिन तीनों सर्कल अलग अलग बने हैं और अधूरे अधूरे बने हैं, कंप्लीट एक दूसरे के साथ नहीं बने। क्यों नहीं हुए जूही? क्या आंसर होगा बेटा इसका? इसलिए क्योंकि हो सकता है जो एथलेटिक्स हो उनमें से कुछ गर्ल हो और कुछ बॉयज हो, कुछ गर्ल हो और कुछ बॉयज हो। सेम ऐसे ही स्टूडेंट हो सकते हैं कि कुछ गर्ल्स हो कुछ बॉयज हो। अब जितने भी एथलेटिक्स में बॉयज हैं वो यहां तक है, इसके बाद जो एथलेटिक्स का यहां से जितना भी सर्कल बनता है यहां तक का वो गर्ल्स का शो करता है, उधर बॉयज इधर गर्ल्स। सेम ऐसे ही बॉयज, बॉयज यहां तक है, उसके बाद गर्ल्स का है। स्टूडेंट में यहां तक बॉयज दिखता है, ये देखिए बॉयज के बीच का संबंध बताता है ये चीज, ये गैप, और ये बाकी जो है ये गर्ल्स का है। दैट इज वाई ये तीनों बॉयज स्टूडेंट एथलेटिक्स एक दूसरे से मिले हुए भी हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। कुछ बॉय हो सकता है सिर्फ स्टूडेंट हो, कुछ बॉयज हो सकता है एथलेटिक्स भी हो। अगर मैं आप लोगों से एक चीज और, चलिए मान लीजिए मैं पूछती हूँ, ये लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी, और यहां पे लिख दिया मान लीजिए सी। इसको पूरा हटाना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे। मान लीजिए यहां हमने लिखा ए, यहां हमने लिखा बी और यहां हमने लिखा सी। जरा आप मुझे बताइए यहां पे जो ये ए है ये किस चीज को शो करता है? अभी अगर आपको समझ में आ गया वेन डायग्राम तो आराम से बता पाएंगे। ए किसको रिकॉग्नाइज या डिनोट किया जा सकता है? ए का क्या मतलब हुआ? कृतिका, देवराज बताओ बेटा, संगीता, यदु, काजल, नीलम, वेद प्रकाश। अगर ए लिखा है तो ए का क्या मतलब हुआ? ए वेन डायग्राम में क्या शो कर रहा है? एथलेटिक बॉयज। वेरी गुड हुमा। वो क्या शो कर रहा है? वो एथलेटिक्स बॉय, क्योंकि इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में है बट स्टूडेंट को कवर नहीं कर रहा है, ये सर्कल यहीं तक है। दैट इज वाई बॉयज एथलेटिक्स को शो करता है। बी किसको डिनोट करते हैं हम? बी का क्या मतलब हुआ? समझ में आ रहा है? वेन डायग्राम समझ गए भाई तुम लोग? बॉयज जो कि एथलेटिक्स है। अगर मैं बी बोलूं, प्रीति, अनीता, सतीश, क्या होगा इसका आंसर? बी का क्या मतलब हुआ? ए आपने बताया बॉयज जिसका सर्कल एथलेटिक्स से मिल रहा है। बी का मतलब स्टूडेंट जो कि एथलेटिक्स है, बिल्कुल सही। और सी का क्या हुआ भाई? सी वाले भी बता दो जरा, सी वाला क्या हुआ? सी का क्या मतलब हुआ? सी का यहां पे ये जुड़ा, ये जुड़ा और ये एथलेटिक्स का भी सर्कल जुड़ा हुआ है। मृणालिनी क्या होगा? सी। बॉयज प्लस गर्ल एथलेटिक्स। सी नहीं बेटा नहीं। सी का क्या हुआ जल्दी बताओ? सी का मतलब है कि ये जो बॉयज हैं या ये जो स्टूडेंट है ये तीनों से अटैच हो रहा है, ये तीनों के रिलेशनशिप को बता रहा है। यानी बॉयज जो कि स्टूडेंट भी है, जो कि क्या है, क्योंकि एथलेटिक्स का भी तो ऊपर आ रहा है, ये देखिए सर्कल, ये वाला सर्कल आ रहा है, तो वो क्या है? प्लस
एथलेटिक्स भी है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये तीनों ही शो कर रहा है सी। अगर आपको इनमें से बताना हो कि तीनों किसको शो करते हैं, कि एक लड़का है जो स्टूडेंट भी है जो एथलेटिक्स भी है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक किसको समझ में नहीं आया सर्कल? अगर मैं आपसे पूछूं, एक लिखा है मान लीजिए फिश, ठीक है, एक लिखा है मान लीजिए फिश, उसमें मैंने जोड़ दिया थोड़ा सा वेल्स, और एक तरफ मैंने जोड़ दिया, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, और एक तरफ हो गया फिश, फिश के बाद ये हो गई वेल्स, और ये हो गया मान लीजिए हॉर्स। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए एक वेन डायग्राम मैंने बनाया, एक फिश, वेल और हॉर्स, इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है? वेद प्रकाश, गर्ल्स का सर्कल कहां पे है? इन सर्कल के पार है, वो इस सर्कल के ऊपर की तरफ है। हालांकि यहाँ पे गर्ल्स का नहीं दिया गया है। वेन डायग्राम कभी ये नहीं कहता है कि हम गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पर उस टॉपिक के बारे में जिक्र हुआ हो, यहां हम अज्यूम कर रहे हैं। जब हम लॉजिक की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हमने तर्क लगाया है, हम क्या पढ़ रहे हैं? तर्क पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये चीज हो सकती होगी या ऐसा ही हुआ है। ठीक है, इसकी थ्योरी सिंपल सी है, वो मैं एमसीक्यू में आपको करवा दूंगी, ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट। कभी कभी यहाँ पर इस तरीके के वेन डायग्राम में ये डीआई के क्वेश्चन भी डाल देते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू डीआई के क्वेश्चन में डाल देते हैं। वेरी गुड वैशाली, कुछ फिश वेल हैं पर घोड़ा इनसे संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ जो फिश हैं वो क्या है? वेल्स, क्योंकि ये सिर्फ आधा कनेक्टेड है, लेकिन वो हॉर्स से संबंधित नहीं है। वेरी गुड वैशाली। सोनम, फिश और वेल एंड हॉर्स अलग है, वो तो अलग बात है, बट अगर हमें तर्क निकालना है इसमें, तो वैशाली का बिल्कुल सही है। हमें लॉजिकल बात करनी है, लॉजिकल बात करनी है, क्योंकि यहां पर कुछ फिश जो वेल है लेकिन वो हॉर्स से संबंधित नहीं है। हमें यहाँ लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है लॉजिक लगाना। अगर हमसे कहा जाए शेर मांसाहारी गाय, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? एक शेर है, मांसाहारी है और गाय है। शेर कैसा होता है? मांसाहारी, तो ये मांसाहार में आ गया शेर। लेकिन काऊ क्या है? हार्बीवोरस यानी शाकाहारी। राधे राधे सत्येंद्री, कुछ वेल फिश है बट हॉर्स अलग है। वेरी गुड, ठीक है। अब ये कार्निवोरस हो गया और ये लॉयन हो गया, क्योंकि काऊ मांसाहारी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये गैप है। सारे कार्निवोरस एनिमल, भाई कार्निवोरस का पूरा यहाँ पे क्यों बनाया है? क्योंकि कार्निवोरस एनिमल एक कैटेगरी है जिसका एक पार्ट है लॉयन। हो सकता है इसका कार्निवोरस में और कौन से आ जाएंगे, मान लीजिए टाइगर हो गया, है ना, जेकाल हो गया, और भी तो जानवर हैं, तो ये सिर्फ इसके पार्ट हैं। मेन कैटेगरी क्या है? कार्निवोरस, हार्बीवोरस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए एक तरफ लिखा है महिलाएं, माताएं, डॉक्टर। ये तो आपने पहले ऊपर ही देखा, महिलाएं, माताएं, डॉक्टर। पहला आइटम यानी कि महिला पूरी तरीके से दूसरे से संबंधित है। किससे संबंधित है? माताएं। शर्तें देखिए क्या लिख रहे हैं, कंडीशंस जो अप्लाई हो रही हैं। इन्होंने कहा पहला आइटम यानी कि महिलाएं दूसरे से पूरी तरीके से संबंधित हैं। तीसरा आइटम आंशिक रूप से पहले और दूसरे आइटम से संबंधित है। आंशिक रूप से क्यों? क्योंकि ये पूरा सर्कल इसके अंदर नहीं है।
फीमेल्स में बहुत सारी कैटेगरी या पार्ट आ जाएंगे। वो हो सकता है मदर वो हो सकता है सिस्टर वो हो सकता है वाइफ है ना। तो फीमेल्स की कैटेगरी तो कुछ भी हो सकती है। फिर उसका प्रोफेशन है ये डॉक्टर। हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो फीमेल्स जो कि मदर हो गई, ठीक है, उनमें से कुछ महिलाएं मदर हैं और उनमें से कुछ महिलाएं डॉक्टर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी महिलाओं के बारे में बताइए, आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। आपके सामने आपको मुझे ये बताना है ऐसी फीमेल के बारे में जो मदर भी है और डॉक्टर भी है। अगर मैं आपसे पूछूं हनीफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं या कौन सी इनमें से कौन सी कैटेगरी में आती हैं, किससे हम उनको डिनोट कर सकते हैं, जो फीमेल भी है मदर भी है और डॉक्टर भी है, ए बी सी डी में कौन सा होगा? वेरी गुड वेद प्रकाश हुमा। ए, क्यों? क्योंकि ये सर्कल यहां कनेक्ट कर रहा है, मदर का भी सर्कल कनेक्ट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है ये किसके अंदर है? फीमेल के अंदर। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। बी का क्या मतलब है? नेटवर्क इशू यार बहुत जगह ही है इस समय तो। अगर मैं आपसे पूछूं बी का क्या मतलब है? बी का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब आपने बता दिया, ए मतलब फीमेल भी है मदर भी है डॉक्टर भी है। वेरी गुड देवराज, केवल डॉक्टर। वैशाली प्रीति वेरी गुड जॉब। दीपिका वेरी गुड जॉब। यहां पर फीमेल का तो सर्कल यहीं पर खत्म हो गया भैया। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि जो बाकी बचे हैं ये फीमेल है, जबकि फीमेल ने तो यहां तक खत्म कर दिया ना अपना काम, सर्कल यहां तक खत्म हो गया। तो हम इसके बाद ये जो चंद्रमा के जैसे ये आधा चांद बचा है, ये सिर्फ इसको हम कह सकते हैं डॉक्टर्स। अगर यहाँ पे डॉक्टर्स कह सकते हैं, अगर हमारे सामने बाहर मेल दिखाई देते तो हम उसको कह सकते थे कि बाकी सब मेल्स है। बट यहाँ पे कुछ भी इन्होंने लिखा नहीं है मेल के बारे में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल यहाँ खत्म हो गया, मदर का सर्कल यहाँ खत्म हो गया, वो बी तक पहुंचा ही नहीं, ना तो वो महिलाएं हैं ना वो मदर हैं। मतलब क्या हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि वो मेल डॉक्टर्स हो, या फिर हम उसको सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कभी कभी दो ऑप्शन होते हैं कि यस वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, यस वो मेल डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो आता है ऑप्शन ये या ये, इन दोनों में से कोई एक सही। ठीक है, सी का क्या मतलब हुआ? कोई बात नहीं राजेश, बहुत आराम से चीजें हैं। सर्कल में वेन डायग्राम को बताया जा रहा है, जो सर्कल जिसका हो उसी को ही आपको समझना है। जैसे मदर का सर्कल है, मदर के यहाँ पर देख सकते हैं मदर का सर्कल इतने में ही है, यानी ये मदर है। फीमेल का है इस इतना बड़ा सर्कल जिसके अंदर मदर समाई है, यानी महिलाओं में कुछ मदर्स हैं। सेम ऐसे ही आधा काट दिया डॉक्टर में, यानी उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं। अब ये सी का क्या मतलब हुआ? अब देखिए सी में यहां पर आती है मदर, यहां पे तो नहीं आती है मदर, यानी ये सिर्फ फीमेल्स है, ओनली फीमेल्स है। ठीक है, ये भी ए भी हो गया। और डी का क्या मतलब है?
कुछ वैशाली फीमेल कहाँ से आ गया, फीमेल जो डॉक्टर है ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, सी का मतलब सिर्फ फीमेल, क्योंकि वो सिर्फ इस सर्कल के अंदर की बात हो रही है, इस सर्कल के अंदर की बात हो रही है। डी का मतलब ओनली मदर, ओनली मदर। भैया डी के सर्कल में हमने इसको लगाया है और ये सर्कल यहां से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मदर्स हैं। वेरी गुड जॉब। किसको किसको वेन डायग्राम समझ में आ गया यहां तक की। अब जैसे कुत्ता है मांस खाने वाला और गाय, जैसा कि अभी आपको शाकाहारी और मांसाहारी के बताया था, अब या तो डॉग फ्लैश ईटर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैश ईटर खाना है ना कि एक कैटेगरी। वहां पे कैटेगरी थी कार्निवोरस, इसलिए लॉयन उसके अंदर हम लोगों ने ग्रुप में डाल दिया। लेकिन ये कुछ कुत्ते फ्लैश ईटर होते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, दैट इज वाई ये उसका खाना हो गया। तो यहां पर इसको देखकर आपको क्या लगता है, आगे समझ में? वेरी गुड। तो भाई लाइक कर दो इसी बात पे अगर समझ में आ रहा है। काऊ को क्यों अलग किया गया है यहां से, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, लाइक करोगे तो उतना जल्दी समझ में आएगा। हमारे को बस एक सर्कल पे, एक ड्राइंग पे काम करना है, जो जिसकी ड्राइंग है हमने उसको फॉलो करना है। डॉग है जिसमें से कुछ सर्कल को अलग किया गया है, फ्लैश ईटर्स हैं यानी मांसाहारी है या मांस खाते हैं, लेकिन काऊ मांस नहीं खाती है ना, वो डॉग की कैटेगरी, भाई काऊ डॉग तो है नहीं है ना, काऊ डॉग है, तो इसको अलग कैटेगरी में हमने कर दिया, डॉग और काऊ अलग कैटेगरी। ये क्या खाती है, घास खाती है। ये क्या खाता है, फ्लैश ईटर, लेकिन वो कुछ हद तक। कुछ कुत्ते फ्लैश ईटर हो गए, हो सकता है कुछ कुत्ते दूध पीते हो, है ना, समझ में आई? इसलिए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अगला देखो, पुरुष पिता और बच्चे, शर्तों को देखिए यानी कंडीशंस देखिए। पहला आइटम इन्होंने कहा पूरी तरीके से दूसरे से संबंधित है, यानी जो मेल है वो फादर्स हैं। तीसरा आइटम आंशिक रूप से पहले और दूसरे आइटम से संबंधित है, आंशिक रूप है यानी कि चिल्ड्रन, यानी मेल जो कि आपके फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, जैसे कैटेगरी हमने वहां दिखाई थी, हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन का एक अलग क्राइटेरिया है जिसमें आपका मेल हो सकता है। और अगर हम बात करें बाकी, अगर यहाँ पे बात करें, हमने ए लिखा है जहां पे, वो किसको डिनोट कर सकता है, बनाना नहीं आता है। क्यों नहीं बनाना आता भाई, इन्होंने यहाँ कंडीशन जो लिखी है उस पर ध्यान देना जरा। पहला आइटम पूरी तरीके से दूसरे से संबंधित है, तो हमें पता है पुरुष की बात करी गई है, पुरुष कौन है, पिता हो सकते हैं, तो हमने पुरुष को बड़ा सारा सर्कल बना लिया, क्योंकि जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है मेल की, मेल बना लिया। फिर इन्होंने कहा दूसरे से संबंधित है, हमने फादर बना लिया, ठीक। फिर इन्होंने कहा तीसरा आइटम आंशिक रूप से पहले और दूसरे आइटम से संबंधित है, तो हमने क्या किया, यहां एक सर्कल बनाया और दोनों सर्कल को कवर कर लिया, फादर का सर्कल भी, मेल का सर्कल भी। ये क्या हो गया, चिल्ड्रन। बनाना कितना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि पूछो नहीं, इतना इजी है। ओनली चिल्ड्रन हो गया, या गर्ल चिल्ड्रन भी हो सकता है। वेरी गुड जागृति। हम यहाँ पे क्योंकि तर्क करने बैठे हैं, हम लॉजिक लगाने बैठे हैं, हमसे अगर पूछा जाता है कि क्या हो सकता है कि यहाँ पर फीमेल चिल्ड्रन हो, तो यस हो सकता है, हम तर्क पे काम कर रहे हैं, हो सकता है भाई, अगर वो मेल नहीं है तो डेफिनेटली फीमेल्स होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम इसको फीमेल का भी दर्जा दे सकते हैं कि यस, जो ये ए सेक्शन है फीमेल चिल्ड्रन को बता रहा है।
या फिर सिर्फ चिल्ड्रन को बता रहा है, लेकिन अगर फीमेल भी पूछ लिया जाएगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे। अब जरा एक बारी बताओ वेन डायग्राम, जिसको जिसको समझ में आ गया थम्स अप करो जरा। चिल्ड्रन मेल फीमेल हो सकता है। वेन डायग्राम यहां मैंने आपका फिनिश कर दिया, तो जल्दी से मुझे बताओ किसको किसको वेन डायग्राम समझ में आ गया, थम्स अप करो जल्दी से। उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है, सर्कल बना के देखो। मेन कैटेगरी कॉमन फैक्टर को आपको सिर्फ कंसीडर करना है। अगर आपने कॉमन फैक्टर कंसीडर कर लिया तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो वेन डायग्राम पहले से बने आते हैं उन्हें तो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जो पहले बने होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ओनली यूपीएससी थोड़ा सा अगर आप इस पे फोकस करोगे, अगर आप कंडीशन पढ़ोगे, आप इसको मत देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा डायग्राम बनाइए जो कि मान लीजिए हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी गाय और बकरी को दर्शाता हो, ऐसा वेन डायग्राम बनाइए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि गाय भी शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है, और ये कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, शाकाहारी। ठीक, फिर इसमें एक सर्कल बनाएंगे गाय का, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही शाकाहारी हैं। एक बनाएंगे बकरी का, लेकिन ये दोनों अलग अलग रखेंगे, क्योंकि गाय बकरी नहीं हो सकती और बकरी गाय नहीं हो सकती। इस तरीके से सर्कल बनाना है आपको, जो लिखा है उसी को पढ़ के ही बनाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज है भाई, अब ये क्या चीज है, कौन बताएगा। जल्दी से बताइए। इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज। इंडियन लॉजिक यानी भारतीय तर्क। क्योंकि टाइम कम है, हम जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करेंगे, तो कोई भी क्लास कोई भी मत छोड़ना। ज्ञान का साधन सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जो इंडियन कल्चर है उसमें सबसे अच्छी बात है जो हम तर्क करते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है। भारतीय शास्त्र तर्क, अनुमान और तर्क का अध्ययन करना है। तर्क ने मानव जाति को हमेशा विशाल तर्कों चर्चाओं के विशाल दायरे के लिए मोहित किया है। वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करने का मतलब बुनियादी विज्ञान से संबंधित कुछ भी नहीं है। शब्द का उपयोग मुख्य रूप से एक विशेषण के रूप में होता है, जिसका अर्थ है कि अध्ययन कैसे किया जाता है। जैसे अभी हमने वेन डायग्राम देखा, वेन डायग्राम में हमने समझने की कोशिश करी कि अगर ये थॉट रखा गया या ये कंडीशन रखी गई तो हम उस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हम वही चीज वेन डायग्राम से हटा दें, जब हम उसको लॉजिक में ले आए, तर्क में ले आए, तो हमें अपने तर्क का इस्तेमाल करना है, और वहीं पर आता है आपका इंडियन लॉजिक। कई शिक्षाविदों ने बौद्ध तर्क को इससे अलग करके एक प्रणाली के रूप में भारतीय तर्क पर भी चर्चा करी है। इंडियन लॉजिक सब लोग उठा के गूगल पे जरूर सर्च करना। भारतीय तर्कशास्त्र के स्कूल कौन कौन से हैं, एक है प्राचीन, एक है मध्यकालीन और एक है आधुनिक। भारतीय जो तर्कशास्त्र है, लॉजिक है, ठीक है, वो स्कूल जो है तीन श्रेणियों, तीन कैटेगरी में बांटे गए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अगर आपको पता हो, बहुत बड़े तर्ककर्ता थे, सबको पता है उनका नाम, कोई बता सकता है। एक है जो बहुत फेमस रहे हैं अपने तर्कों की वजह से, अपने लॉजिक की वजह से, कहानियां उन्हीं पे बनती है सबसे ज्यादा। अगर आपको नाम याद हो तो उनका नाम है बीरबल। किसके दरबार में थे बीरबल, किसके दरबार में थे बीरबल? क्या करते थे, तर्क करते थे, लॉजिक लगाते थे, दिमाग लगाते थे। दिमाग लगाना, लॉजिक करना किसके शासन काल में थे ये,
आचार्य चाणक्य, वेरी गुड देवराज। बीरबल हो गया, आचार्य चाणक्य हो गए। और कौन बताना चाहेगा भाई? वेरी गुड जॉब। सबसे बढ़िया तर्क करते थे ये लोग, सबसे बढ़िया। कौटिल्य, बीरबल, अकबर, अकबर के टाइम में थे ये, है ना। तो क्या होता था उस समय, जो मंत्री होते थे वही सारे काम ये सारे करते थे, तर्क करते थे। तो प्राचीन भारतीय स्कूल का समय 650 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या होता था? प्राचीन विद्यालय ज्ञान और कार्य के बीच सावधानी से भेद करने वाली आत्मा का एक अच्छा उपचार प्रदान करता था। अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय स्कूल कौन से होते थे, प्राचीन भारतीय स्कूल कौन से थे? तेनालीराम, बहुत बढ़िया। प्राचीन भारतीय स्कूल कौन से होते थे? 9 रत्नों में से एक थे, वेरी गुड दीक्षा। गुरुकुल होता था, महेश दास निर्मल। अरे नहीं दीपिका, मैं तर्क कहाँ कर पाती हूँ बच्चे, मैं तो बस थोड़ा बहुत पढ़ा पाती हूँ। तो प्राचीन भारतीय स्कूलों में आते हैं हमारे गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब था कि उस समय हमारे जो गुरु होते थे हमसे क्या कहते थे? ईश्वर को मानने को कहते थे, ईश्वर के जो अच्छे आचरण है उसको अपनाने की बात करते थे। तो उपनिषद आत्मा से संबंधित है और इसकी नियति में आत्मविद्या, आत्मविद्या यानी आत्मा का विज्ञान, अध्यात्म विद्या, ईश्वरीय विज्ञान नामक अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा का गठन किया गया था प्राचीन विश्वविद्यालय में या प्राचीन विद्यालयों में। आत्मविद्या की अवस्था में आनुवांशिकी का क्या मतलब होता है भाई? कृष्ण देव राय के दरबार में तेनाली रमन, बहुत बढ़िया। आनुवांशिकी से क्वेश्चन आता है, क्या होता है ये? पूछताछ का विज्ञान होता है। पूछिए, किसी चीज को समझ में नहीं आते हैं तो उसको पूछिए, तो वो क्या है? पूछताछ का विज्ञान। लगभग 650 ईस्वी पूर्व आनुवांशिकी दर्शन और तर्क शास्त्र में विभाजित हुआ। इसे दर्शना और हेतु विद्या या तर्क विद्या नाम दिया गया। आत्मविद्या के बाद की अवस्था में आनुवांशिकी आया, फिर दर्शन और हेतु विद्या और फिर आया तर्क विद्या। ये इतनी सारी चीजें आपके देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आनुवंशिकी यानी पूछताछ यानी बातचीत करने के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर एक चीज का लॉजिक होता है। न्याय शास्त्र कब आया? पुराने समय में ही आया अपने। न्याय शास्त्र इसलिए सही नहीं है या वैध तर्क का विज्ञान है। न्याय शास्त्र यानी किसी चीज का न्याय करना यानी निर्णय करना। अनुमान लगाने का विज्ञान है। वेन डायग्राम में भी हम अनुमान लगाते हैं, यहां पर भी अनुमान लगाते हैं। प्रदर्शन का विज्ञान भी है। न्याय शास्त्र का पहला नियमित कार्य है न्याय सूत्र या सच्चे तर्क पर सूत्र। पुस्तक को 5 अन्य पुस्तकों में विभाजित किया। प्रत्येक पुस्तक में 2 अध्याय जिन्हें की आहनिकस कहा जाता है। इसमें सांख्य, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत और बौद्ध दर्शन की प्रणाली संदर्भित होती है। न्याय शास्त्र के सबसे पहले ज्ञाता या किसके द्वारा पूछताछ का विज्ञान? आनुवंशिकी। अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय शास्त्र किसके द्वारा दिया गया, न्याय शास्त्र के रचयिता कौन थे? न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम, वेरी गुड। गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। गौतम ऋषि मतलब हमारे जानने वाले थे वो, है ना। क्या नाम था उनका? गौतम ऋषि। याद रखिएगा, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि वैशेषिक के कौन है, सांख्य के कौन है, मीमांसा के कौन है, वेदांत के कौन है और बौद्ध दर्शन के कौन है। इन सब के जो रचयिता हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है।
न्याय सूत्र में 16 श्रेणियां या 16 कैटेगरी मानी गई है। कौन कौन सी? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान का सही साधन और प्रमेय का मतलब होता है सही ज्ञान की वस्तु। सही है कि गलत, इन दोनों के बारे में भी आपको सांख्यिकी कात्यायन, वेरी गुड, वैशेषिक कन्नड़, वेरी गुड, सांख्यिकी कपिल, सांख्यिकी कौन है? गौतम बुद्ध, बुद्ध के, सांख्यिकी कपिल। ज्ञान का सही साधन को कहा जाता है प्रमाण, सही ज्ञान की वस्तु प्रमेय, संदेह, संशय, उद्देश्य, किसी चीज का प्रयोजन होना, ठीक है, उदाहरण, दृष्टांत, सिद्धांत, सिद्धांत हो गया, ये कैटेगरी है। कंफ्यूजन यानी तर्क, निश्चय, निर्णय, चर्चा, है ना, केवल, भ्रम, हेत्रा जिसे हम हेत्वाभास कहते हैं, छल, एनालॉग, हार की बात या निग्रह स्थान, ये सारी चीजें इसको थोड़ा देख लेना क्योंकि हिंदी थोड़ी इसमें गड़बड़ी हो रही है। धारणा, अनुमान, तुलना, एक शब्द या मौखिक गवाही सही ज्ञान के साधन माने जाते हैं, वैलिड माने जाते हैं। धारणा, अनुमान, तुलना, एक शब्द और मौखिक गवाही, एक शब्द को ही मौखिक गवाही कहते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन, क्रिया, दोष, देहांतरण, फल, दुख और मुक्ति सम्यक ज्ञान के विषय माने गए। किसमें? प्राचीन स्कूल में, पतंजलि योग के हैं, बिल्कुल सही। फिर आया मध्यकालीन स्कूल। आपको पता है पहले के जो आपके माने गए, पहला जो प्राचीन था उसमें किसको किसको ज्ञान का साधन माना गया? धारणा, अनुमान, तुलना और मौखिक गवाही को। मध्यकालीन में किसको माना गया? धारणा यानी कि जो प्रत्यक्ष है, अनुमान से प्राप्त ज्ञान, तुलना से प्राप्त ज्ञान, मौखिक गवाही से प्राप्त ज्ञान। जैनियों के अनुसार तर्क को हेतु कहा जाता था। जैन विचारधारा में किसको किसको यहां पर माना गया है? प्रमाण शास्त्र कहा गया। जैन विचारधारा के अनुसार तर्क शास्त्र के अध्ययन का जो क्रम है, मान्य यानी जिस चीज का प्रमाण हो, न्याय, वाक्य यानी व्याप्ति, दो चीजों के बीच में क्या संबंध है, उदाहरण, हेतु, अनुमान, मौखिक गवाही, मान्य ज्ञान का दायरा और भ्रम। कभी कभी पूछा जाता है, मान लीजिए कि बौद्ध धर्म में किसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है ना, या जैन धर्म में किसे वैलिड माना गया है एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो आपको ये भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि किस किस धर्म में किसको किसको वैलिड माना गया है, ठीक है। वैध ज्ञान, न्याय सूत्र के 4 प्रमाणों के विरोध में केवल 2 प्रमाण, बौद्ध स्कूल ऑफ लॉजिक के द्वारा 2 प्रमाण माने गए, धारणा और अनुमान। यहां पर देखिए, बौद्ध स्कूल ऑफ लॉजिक के द्वारा वैध ज्ञान किसको माना गया? वैलिड किसको माना? धारणा यानी जो प्रत्यक्ष है और जो अनुमान है, कारण जो हेतु है, उदाहरण, दृष्टांत है, निषेध, अपूर्व, अनुरूप, जाति। बौद्ध धर्म, ये जितने भी धर्म है, ये जितने भी धर्म है, ठीक है, उन सब से जुड़ा हुआ यहाँ पे पूछा जाता है कि किसने किसको जो है अपनाया। मॉडर्न स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक, अगर हम बात करें, जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तब क्या हुआ, यहाँ पे नया इंडियन लॉजिक का मॉडर्न स्कूल डेवलप हुआ। इसमें किसको वैलिड माना गया? धारणा यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, मौखिक गवाही को क्या माना गया? प्रमाण या वैध ज्ञान के रूप में, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। भ्रम यानी कि फैलेसी जिसको कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनिश्चित, आजमाया हुआ या गैर निष्कर्ष, गलत या असंगत, गैर गलत, विरोधाभास। फैलेसी भी आई आपकी जो नया आपका लॉजिक स्कूल था। उदाहरण, मौखिक गवाही, मुक्ति यानी कि मोक्ष। इसको जब तक आप एक बार पढ़ोगे नहीं, ये तो बताया जा ही रहा है, इसको इंग्लिश में भी आपने सबने एक बार पढ़ लेना है। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ इन्फ्रेंस एंड आर्ग्यूमेंट। ये चीजें जब तक आप लोग खुद एक बार उठा के नहीं देखोगे
तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तो नया टॉपिक डाला गया है, फिलोसॉफी से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिलोसॉफी से संबंधित है। जैसे डिस्कशन है, रैंगलिंग है, सेवल है, फैलेसी है, किससे संबंधित है ये आप पूरा एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। जैन धर्म किसको स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म किसको स्वीकार करता है, प्राचीन इंडियन लॉजिक स्कूल किसको स्वीकार करता है वैलिड नॉलेज के रूप में। फैलेसी ऑफ रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? अनप्रूफ, कॉन्ट्राडिक्टी, अनसर्टेन, नॉन ट्राइड, मिस टाइम्ड और नॉन एरोनियस कॉन्ट्राडिक्शन। हेत्वाभास, प्रमाण हेत्वाभास, एग्जाम्पल वर्बल टेस्टिमोनी, इमेंसिपेशन यानी कि मोक्ष। परात्मा, अपरात्मा, द मॉडर्न स्कूल ऑफ लॉजिक सजेस्ट दैट द सोल इज ऑफ टू काइंड। आत्मा दो प्रकार की है, इंडिविजुअल सोल अपरात्मा, सुप्रीम सोल परात्मा। विद द नॉलेज ऑफ सुप्रीम सोल द इंडिविजुअल सोल अटेन फाइनल इमेंसिपेशन। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ये पीडीएफ आप सभी को मिलेगा, लेकिन उनको जो वीडियो को लाइक करेंगे। तर्क इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लॉजिक, ठीक है ना। तो ये कंटेंट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो जो चीज मिल रही है उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो कि 89 रुपीज से एक छोटी सी मेंबरशिप आप जरूर ले लीजिए। जिनके भी नाम के आपने देखा होगा, किसी के नाम के आगे ग्रीन कलर है, किसी में ब्लू कलर है, ऐसे ही आप भी अपने नाम को हाईलाइट कर सकते हो मेंबरशिप लेके। तो सपोर्ट तो करो ही करो अगर आप चाहते हो और अच्छे कंटेंट मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आंसर करिए। कल से हायर एजुकेशन यूपीएससी कैसे स्टार्ट होगी? अभी तो अपन यहीं पर ही है, इंडियन लॉजिक स्टार्ट की है कभी, 2-3 दिन तो लगेंगे इसमें। विकास, अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक बार इस पीडीएफ को उठा के पढ़ेंगे। उपमान तुलना से प्राप्त ज्ञान, और अभी मैं बहुत जल्दी इनके मैं वन लाइनर लाने वाली हूं, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। उपमान तुलना से प्राप्त ज्ञान मोटे तौर पर सादृश्य से मेल खाता है। तुलना करना, मान लीजिए वो लड़की मेरी तरह पढ़ती है या सतेंद्री मेरी तरह पढ़ती है, तो क्या हुआ, मैंने सतेंद्री से तुलना कर दी। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दूसरा हमारा है मान्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और इसे किसी वस्तु की सही समझ के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए आपके सामने है ना, अपने अकॉर्डिंग कराएंगे, जो चीज है उसको तो पढ़ ही लो। दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्यों सही है? मान्य ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, किसी वस्तु की सही समझ के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। देखो छोटे छोटे एक लाइन के यहाँ पे आंसर हैं, छोटे छोटे। ठीक है, प्रमा मान्य ज्ञान, जो प्रमाणिक नहीं हो, जो वेरीफाइड नहीं, अप्रमा कहा जाता है। प्रमाण ज्ञान का वैध साधन है। आपसे पूछा जाता है ज्ञान का वैध साधन कौन है, सीधा सीधा प्रमाण पे टिक करना है। ज्ञान के 4 वैलिड सोर्स, मतलब जिसके आधार पे आप कह सकते हो कि जो हमारा नॉलेज है वो सही है। धारणा हो सकती है, यानी डायरेक्ट आप सिक्स सेंस के थ्रू, धारणा यानी आपका जब डायरेक्ट अप्रोच करते हैं आप सिक्स सेंस के थ्रू, तो आपको पता लगता है हाँ भाई अगर मैंने टच किया ये चीज गर्म है, वो गर्म होगी। अनुमान लगाना, जैसे कि मान लीजिए काले बादल आते देख करके आप कहोगे कि भाई काले बादल आ रहे हैं, यानी या तो आंधी आएगी और या तो बारिश होगी। मौखिक गवाही, मौखिक गवाही का क्या मतलब है, किसी ने आपसे आकर कहा कि देखिए बाहर गेट पे कोई आया है, आपने उसकी बात पे ट्रस्ट कर लिया, मौखिक गवाही। तुलना, यानी कि किसी से तुलना करना कि मेरी गाय उसकी गाय के समान है या उसी के समान खाना खाती है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी तुलना करना। तो ये चारों चीजें गलत नहीं हो सकती हैं, वैलिड हो सकती है।
उपमान तुलना करना, तुलना से प्राप्त ज्ञान, जैसा कि अभी बताया है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां सही है। प्रमा किसे कहते हैं? नॉन वैलिड नॉलेज को अप्रमा कहते हैं, वैलिड नॉलेज को प्रमा कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। उपमान, थर्ड काइंड ऑफ वैलिड कॉग्निशन इज उपमति। उपमान या तुलना करने को, कंपैरिजन करने को उपमति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, किस श्रेणी को नकारात्मक अनुभूति की वस्तु के रूप में लिया जाता है? स्यादवाद, अनुपलब्धि, अपोह या अभाव? सही आंसर है अभाव। किसी चीज का अभाव होना किसमें आता है? नकारात्मक अनुभूति में आता है, नास्ति बुद्धि में आता है। अभाव यानी कोई चीज वहां पर है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, अभाव। अभाव, ठीक है ना, जिसका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, गैर अस्तित्व, न्याय स्कूल द्वारा एक वास्तविकता के रूप में मान्यता प्राप्त है अभाव। पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। स्यादवाद में क्या होता है? स्यादवाद सशर्त भविष्यवाणी का जैन सिद्धांत माना जाता है। अनुपलब्धि संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है गैर धारणा। अनुपलब्धि यानी कि मान लीजिए अभी हम क्लास ले रहे थे और अचानक से हमने क्लास छोड़ दी या चली गई, तो क्या हो गया? अनुपलब्ध हो गई। अभी अवेलेबल थी, अब नॉन अवेलेबल है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अपोह, ये किसके सिद्धांत पर निर्भर है? बहिष्करण सिद्धांत पर निर्भर है। बहिष्करण, ये वाला अपोह आपसे बार बार पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्याप्ति और केवलान्वयी। थैंक यू दीक्षा, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। केवलान्वयी क्या होता है? केवल व्यतिरेकी क्या चीज है? किसमें सकारात्मक पद है, किसमें नकारात्मक पद है? केवल व्यतिरेकी अनुमान क्या चीज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके सामने दिए जाते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपने अच्छे से सबके याद करने हैं। इस तरीके की मैचिंग आती है। आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्यता। देख लीजिए जो नए क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़ो एक बार, तभी समझ में आएंगी जब आप इनका एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ेंगे। सना 9 बजे चलती है बेटा अपनी क्लास, ठीक है। बाकी PYQ भी मैंने तैयार किया था, बट पता नहीं मैं अभी करा पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी। PYQ भी मैंने तैयार किया था जो आपका बचा हुआ था। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तत्पर्य। न्याय दर्शन 6 प्रणालियों में से एक है। गौतम न्याय दर्शन के समर्थक है। इसके 4 प्रमाण हैं जो कि आपके सामने है। आकांक्षा क्या चीज होती? किसी चीज की प्रत्याशा, आकांक्षा करना, किसी चीज की चाहत करना। योग्यता यानी कोई काम करना, निरंतरता की स्थिति। सन्निधि यानी किसी चीज के साथ आपकी समीपता। तत्परता तत्पर्य पर निर्भर करती है, किसी चीज को करने के लिए आप तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में काफी कुछ है, पढ़ना है आपको कि मान लीजिए दोबारा मैचिंग में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने ऐसे ही तैयार किया है, लेकिन पढ़ना है आपको, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिए, क्योंकि जब मैं आपका टेस्ट लूंगी इनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे और उस समय मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ो कि गलती नहीं होने पाए। न्याय फिलोसॉफी, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, कंक्लूजन। अभी कल भी क्लास होगी। वैशेषिक फिलोसॉफी में
या वैशेषिक दर्शन में किसको प्रमाण के रूप में माना जाता है? जैसे अभी मैंने आपसे कहा था ना कि वैशेषिक दर्शन में किसको स्वीकार किया जाता है। थैंक यू विशाली, थैंक यू सुजाता, 7 स्टार्स फॉर टुडे क्लास। ओहो, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो इसको आपने जरा एक बार भी वो लोग हाथ उठाओ जरा। कणाद कश्यप वैशेषिक के संस्थापक थे। बहुलवाद यथार्थवाद की एक प्रणाली। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हर एक चीज काफी एक्सप्लेन किया गया है। पढ़ना है आपको तो कौन कौन पढ़ना चाहेगा, एक बार हाथ उठा लो भैया, इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, काफी कुछ है। और अभी अपना इतना दम नहीं है कि आपको इतना और थोड़ा हम करवा दे। पराविद्या अपराविद्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड भी है यहाँ पे। पराविद्या क्या है? परलौकिक ज्ञान। अपराविद्या क्या है? संसार का ज्ञान, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना, क्योंकि कभी कभी हिंदी जो वो लोग देते हैं। अब बुद्धिज्म में किसको स्वीकार किया जाता है प्रमाण के रूप में? बौद्ध बहिष्करण सिद्धांत को संदर्भित करता है। बहिष्करण की नकारात्मक प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्ष को स्वीकार किया जाता है। प्रत्यक्ष और अनुमान बौद्ध दर्शन के ज्ञान के दो स्वीकृत साधन हैं। एक बार मैं शीट कंप्लीट कर दूं जरा। फिर न्याय फिलोसॉफी में जो आपका सैलोगिज्म है, उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर हमेशा पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं PHUUN। PHUUN का फुल फॉर्म कौन बताना चाहेगा? प्रणाम कराटे गुरु, खुश रहो बेटा। सब चीजें अलग रख दे प्लेलिस्ट में। थैंक यू दीपशिखा। मेरो कमाऊ, भाई नाम बता दो, मेरो कुमाऊ, मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं जानती। दीपिका मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। पता है क्या करना है? पहले हमने एक एक चीज जो इजी लगती है उसको हाईलाइट करना है ना। उसको हाईलाइट करो, धीरे धीरे उसको लिखो। जब तक आप किसी चीज को लिखोगे नहीं, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, खासतौर पर इंडियन लॉजिक। अब अगर आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं आएगा और आप सोचो कि भाई हम वेन डायग्राम बना लेंगे दिमाग से, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। फोन PHUUN, दैट इज प्रतिज्ञा और प्रोपोजिशन, हेतु और रीजन, उदाहरण, उपन्या, निगमम। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू मनीषा। ठीक है, तो जो चीज समझ में नहीं आती है, ये मत सोचो कि हमें रट्टाफिकेशन करना है, हमें उसको समझना है। काफी हद तक वेन डायग्राम समझ में आ गया। अभी कल भी मैं आप लोगों को टॉपिक और क्लियर करूंगी, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि 3 से 4 दिन लगेंगे इस यूनिट के लिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैराथन कराते हैं। मैराथन में एक दिन में 3 से 4 घंटे की क्लास ली और कंप्लीट कर दिया टॉपिक। इट इज पॉसिबल। मुझे पता है कि जब मैं कंटेंट बनाती हूँ तो उसमें कितनी चीजों को मेरे को इन्वॉल्व करना होता है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि भाई 4 घंटे में मैं फिनिश कर दूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी लगी ज्योति गौतम, थैंक यू। बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ नहीं आएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं और इजी लैंग्वेज लेके आऊं, खासतौर पे इंडियन लॉजिक और एनवायरमेंट में, क्योंकि यही वो टॉपिक हैं जो समझने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है, आई नो कि डिफिकल्ट है और समझना मुश्किल है। तो अब ये PDF आपको मिलने वाली है वेबसाइट पे। लिंक ऑलरेडी मेंशन है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां पे आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। थैंक यू सना। सब थ्योरी की क्लासेस सोनम बेटा मैंने बताया तो था, सारी की सारी ही वेबसाइट पे हैं, क्योंकि ज्यादा वहां पर स्पेस नहीं है मेरे पास टेलीग्राम पे, जिसकी वजह से मेरे को वेबसाइट पे अपडेट करनी पड़ रही है। थैंक यू अर्शी। ठीक है हरीश, मिनास। अब क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फीडबैक जरूर दें।
कि कैसी लगी आपको, आपको क्लास कैसी लगी। स्क्रीन पर आ जाए प्रियंका। अच्छा चलो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अभी मेरा फोकस थोड़ा सिलेबस कवर करने पे है, तो थोड़ा कवर हो जाए देन फिर एमसीक्यू सामने बैठकर ही लेंगे आप लोगों का। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सत्येंद्री, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। पीडीएफ 2022 की काजल वेबसाइट पे है बेटा, सब मिल जाएगी। अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।